में बारिश ने मचाई तबाही, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। सोमवार को जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक, कई बड़े नेता होंगे शामिल। शाहरुख के बेटे का ड्रग्स कनेक्शन जुड़ा, बिहार से 2 तस्करों को मुंबई ले जाकर पूछताछ करेगी महाराष्ट्र पुलिस। कोवैक्सीन को WHO दे सकती है मंजूरी, 26 अक्टूबर को होगी इस मुद्दे पर चर्चा। गुजरात के सूरत में पैकेजिंग कंपनी में लगी आग, एक मजदूर की हुई मौत। मॉनसून खत्म होने से पहले बारिश ने एक बार फिर से देश भर को तरबतर कर दिया है। कहीं पर बारिश से लोगों को खुशी हुई तो कहीं राज्यों में यही बारिश जानलेवा बन गई। आपको बता दें कि केरल में बारिश के कारण तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। केरल में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। इस राज्य में भूस्खलन से अब तक कुल 27 लोगों की जान चली गई है और 8 लोग गुमशुदा हैं। देश के उत्तरी राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी बारिश जारी है। उत्तराखंड राज्य के लिए मौसम विभाग ने सोमवार के लिए रेड अलर्ट और मंगलवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देश की राजधानी दिल्ली में भी रविवार से ही बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार को भी दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम समेत आसपास के कई इलाकों में हल्की से भारी बारिश की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सोमवार को जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी। यह बैठक सुबह 10 बजे से नई दिल्ली में पार्टी के हेडक्वार्टर पर शुरू होगी, जिसमें विधानसभा चुनाव से लेकर किसानों के आंदोलन और कोविड-19 की महामारी जैसे मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। इस बैठक में पार्टी प्रवक्ताओं के साथ साथ अन्य सभी नेता शामिल होंगे। यह बैठक खास इसलिए है क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से काफी अंतराले के बाद यह बैठक होने जा रही है। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी में गिरफ्तार किया था। अब इस ड्रग्स केस के कनेक्शन के तार बिहार से जुड़ने लगे हैं। दरअसल आर्यन के साथ गिरफ्तार हुए 8 लोगों को एक शख्स मोतिहारी सेंट्रल जेल में बंद ड्रग्स तस्कर विजय वंशी प्रसाद का रिश्तेदार है। विजय मुंबई के मालाड पूर्वी के कुरार विलेज का रहने वाला है और उसका साथी शिव शक्ति मोतिहारी सेंट्रल जेल में बंद है। इन दोनों को ड्रग्स तस्कर से पूछताछ के लिए एनसीबी 7 दिनों के लिए मुंबई ले जाएगी, जिसके लिए कागजी प्रक्रिया पूरी हो गई है। इससे पहले एनसीबी मुंबई ने मोतिहारी पुलिस और जेल से बातचीत करके इसकी जानकारी निकाली थी, जिसके बाद अब न्याय की प्रक्रिया पूरी कर एनसीबी उस्मान और विजय को रिमांड कराकर मुंबई ले जाने की तैयारी में लगी है। इसके अलावा एनसीबी मुंबई ने मुजफ्फरपुर के नगर थाना और मोतिहारी के चकिया थाने में जेल में बंद नेपाल और महाराष्ट्र के ड्रग्स तस्करों के संबंध में जानकारी मांगी थी। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को अक्टूबर के लास्ट तक WHO से इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल सकती है। WHO के तकनीकी समूह की 26 अक्टूबर को बैठक होगी, जिसमें हैदराबाद के भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल के मंजूरी को लेकर बातचीत होगी। रविवार को WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि डोजियर को पूरा करने के लिए भारत बायोटेक के साथ मिलकर काम कर रहा है। गुजरात में सूरत के कडोडोरा GIDC में आज तड़के के एक पैकेजिंग कंपनी में आग लग गई। इस घटना में एक मजदूर की मौत हो गई। इस हादसे की जानकारी सूरत फायर ब्रिगेड को सुबह 4:30 बजे मिली। हादसे की सूचना मिलते ही दमकल विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। कोरोना मामलों में गिरावट देखने के बाद सरकार ने उड़ानों पर कैपेसिटी कैंपस हटाने का फैसला लिया है। शनिवार से अब पूरी क्षमता के साथ विमान उड़ेंगे। इसी के साथ सरकार ने यात्रियों से कोरोना नियमों का पालन करने को कहा है। सितंबर में सरकार ने घरेलू उड़ानों की यात्री क्षमता को 72.5% से बढ़ाकर 85% कर दिया है। इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने जुलाई में डोमेस्टिक फ्लाइट्स की कैपेसिटी को 50% से बढ़ाकर 65% किया था। कोरोना की वजह से 23 मार्च 2020 से शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी थी, लेकिन मई 2020 से वंदे भारत मिशन के तहत विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन, इसके अलावा चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था में जुलाई 2020 से उड़ानों का परिचालन हो रहा है।
कृषि कानून के विरोध में किसानों की ओर से आज रेल रोको आंदोलन की आह्वान किया गया है। कृषि कानूनों के विरोध के साथ ही किसान लखीमपुर खीरी की घटना के मद्देनजर मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। किसानों के इस ऐलान के बाद रेलवे प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जीआरपी और आरपीएफ को सुरक्षा की जिम्मेदारी मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं और चप्पे चप्पे पर नजर रखने की हिदायत मिली है। किसान मोर्चे ने कहा कि रेलवे सवेरे 10 बजे से शाम 6 बजे तक रोकी जाएगी। रविवार को एसपी जेआरपी सौमित्री यादव ने जीआरपी और एआरपीएफ के अधिकारियों के साथ रेलवे स्टेशन को पटरियों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बातचीत की, साथ ही दिशा निर्देश भी जारी किए। लखनऊ के आसपास के रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बलों की निगरानी के लिए स्पेशल टीम गठित की गई है। इतना ही नहीं, किसानों के रेल रोको आंदोलन को देखते हुए आरपीएफ और जेआरपीएफ के अलावा स्थानीय पुलिस की भी मदद ली जाएगी। चारबाग, लखनऊ जंक्शन, बादशाह नगर सहित आलमनगर, मल्होर, उतरेटिया, ट्रांसपोर्ट नगर, दिलकोशा, मानक नगर, ओमेसी, मोहिबुल्लापुर स्टेशनों पर आउटडोरों पर आरपीएफ को तैनात कर दिया गया है। स्टेशन पर सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जाएगी। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बोरघाट के पास सोमवार सुबह 6 गाड़ी आपस में बुरी तरह टकरा गई। इनमें 3 कार, एक प्राइवेट बस, एक टेम्पू और एक ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 6 घायल हैं। घायलों को पास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जहां 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद पुणे से मुंबई की ओर जाने वाला मार्ग पूरी तरह से बंदित हो गया है, जिसके चलते सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। मृतकों में शामिल 3 लोग कार में सवार थे। जानकारी के मुताबिक सड़क किनारे खड़े मुर्गियों से भरे ट्रक में सबसे पहले एक कार टकराई। इसके बाद पीछे से आ रहा तेज रफ्तार ट्रेलर कार से भिड़ गया। इससे कार पूरी तरह पिचक गई। इसमें सवार लोगों के शवों को निकालने के लिए बुरी तरह पिचकी हुई कार को काटना पड़ा। वहीं मौके पर हाईवे पुलिस की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। जानकारी के मुताबिक हादसे में ट्रक ड्राइवर की गलती सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। इस हादसे में 2 बड़ी गाड़ियों के बीच पिचकी स्विफ्ट कार पुणे से मुंबई की ओर जा रही थी। उत्तर प्रदेश में कोयले की किल्लत जारी है। पिछले 2 दिन में पावर कॉर्पोरेशन ने 45 मिलियन यूनिट बिजली खरीदी है। हालांकि सोमवार से हाइड्रो पावर के करीब 400 मेगावाट बिजली मिल सकती है। सप्लाई को लेकर सोमवार को न्यायिक आयोग में सुनवाई होनी है। न्यायिक आयोग पावर सप्लाई की सहमति मिलते ही बिजली पावर ऑपरेशन को मिलने लगेगी। यह बिजली 5.57 रुपये प्रति यूनिट की दर से मिलेगी। इसकी कीमत 14 से 17 रुपये प्रति यूनिट के बीच रही है, जबकि अगर कोयला उपलब्ध होता तो यह बिजली पावर कॉर्पोरेशन को अधिकतम 6 रुपये यूनिट बढ़ती है, यानी कि जितने में 2 से 2.5 यूनिट बिजली पैदा की जा सकती है, उस पैसे से 1 यूनिट बिजली मिल रही है। वहीं कोयले की कमी से प्रदेश में करीब 3600 मेगावाट बिजली का उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया है। इसके अलावा करीब 1400 मेगावाट उत्पादन प्राप्त कोयला न होने की वजह से प्रभावित हुआ है। अब तक प्रदेश सरकार करीब 380 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिजली पावर एक्सिस से खरीद चुकी है। कोयला न मिलने की वजह से पावर ऑपरेशन को अपना ही नियम तोड़ना पड़ा है। तय किया गया था कि बिजली खरीद पर 7 रुपये प्रति यूनिट से ज्यादा खर्चा नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी 14 से 19 रुपये यूनिट तक की बिजली खरीदनी पड़ी है। अभी अक्टूबर के अंत तक कोयले की समस्या बनी रहेगी। केंद्र सरकार के कोविड टास्क फोर्स के चीफ डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के टीकाकरण को लेकर अंतिम फैसला सरकार को लेना है। वैज्ञानिकों की सलाह पर सप्लाई की व्यवस्था को पुख्ता करने के बाद ही किसी वैक्सीन को मंजूरी दी जाएगी। साथ ही डॉक्टर पॉल ने कहा कि अच्छी बात है कि कोरोना के नए मामलों में गिरावट जारी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना खत्म हो गया है। कई देश उदाहरण हैं जहां ज्यादा वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना की 2 से ज्यादा लहरें आ चुकी हैं। बता दें, दुनिया के कुछ देशों ने जायडस कैडिला को 12 से
18 साल के बच्चों के टीकाकरण के लिए इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी है। क्या बच्चों के लिए ये भारत की पहली वैक्सीन हो सकती है? इस सवाल के जवाब में डॉक्टर पॉल ने कहा, हमें नहीं मालूम है कि कुछ देशों ने बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दी है। हम वैज्ञानिक परिणाम और सप्लाई की स्थिति को देखने के बाद ही अंतिम रूप से फैसला लेंगे। आगे उन्होंने कहा कि बड़ों की वैक्सीनेशन प्रोग्राम में कोवैक्सीन की अहम भूमिका रही है। अगर ऐसे बच्चों के लिए मंजूरी मिलती है तो हम पहले जरूरत को तय करेंगे। उत्पाद और सप्लाई के संतुलन के साथ ही बच्चों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करेंगे। इसलिए अभी कोई समय सीमा दे पाना संभव नहीं है कि बच्चों को टीकाकरण कब से शुरू हो पाएगा। पंचायत चुनाव के चौथे चरण में पटना के कई बूथ खतरनाक श्रेणी में रखे गए हैं। मतदान और मतगणना के दौरान यहां सुरक्षा को लेकर बड़ी चुनौतियां हैं। स्कंदियों पर कार्रवाई करते हुए शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा की फुल ग्राफ व्यवस्था की जारी है। ऐसे में बूथों पर विशेष दस्ता लगाने के साथ सेक्टर अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। डीएम और एसएसपी ने पुलिस के साथ मतदान कर्मियों को हमेशा अलर्ट रहने को कहा है। पालीगंज स्थित आईटीआई, खीर मोड़ तथा बिहार स्थित बाजार समिति डिस्पैच सेक्टर, वजगृह एवं मतगणना केंद्र पर सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पंचायत चुनाव के चौथे चरण में बिहार एवं दुल्हिन बाजार प्रखंड में होने वाले चुनाव को लेकर डिस्पैच सेंटर और वजगृह तक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सेक्टर दंड अधिकारी और सेक्टर पुलिस पद अधिकारी को सुरक्षा का विशेष निर्देश है। दोनों प्रखंडों का मतगणना 22 एवं 23 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में होगी। बिहार प्रखंड में 22 पंचायत हैं, जिसके तहत 203 मतदान केंद्र भवन तथा एवं चलंत मतदान केंद्र बनाया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल राजस्थान के 2 जिले अलवर, भरतपुर का एरिया आने वाला समय में बहुत कम हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड एनसीआरपीबी ने एनसीआर का जियोग्राफिकल साइज घटाकर 100 किलोमीटर के दायरे तक सीमित करने का निर्णय किया है। बोर्ड के इस निर्णय पर राजनीति भी गर्मा गई है। दरअसल पिछले दिन एनसीआरबीपी की बैठक हुई, जिसमें ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041 को मंजूरी दी है। इसमें एनसीआर के परमिशन को लेकर सहमति बनी है कि इसका भौगोलिक आकार 100 किलोमीटर के दायरे का गोलाकार क्षेत्र होना चाहिए। फिलहाल एनसीआर 150 से 175 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें कई जिले और उनके ग्रामीण हिस्से भी आते हैं। एनसीआर में अभी 5 राज्यों के 14 जिले शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा जिले हरियाणा के हैं। इन्हें एनसीआर से बाहर करने की मांग हरियाणा के प्रमुखता से उठाई थी। राजस्थान में लंबे समय से अटके मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों पर अब कांग्रेस हाईकमान का फोकस करना शुरू कर लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दिल्ली यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ बदलावों के ब्लूप्रिंट पर पहले दौर पर की चर्चा हो चुकी है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक गहलोत का जल्द एक और दिल्ली दौरा होगा। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात होनी है। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद राजस्थान के बदलावों को हरी झंडी मिल जाएगी। बोर्ड आयोग और सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर नियुक्तियां होंगी। गहलोत सरकार की तीसरी वर्षगांठ से पहले इन सब कामों को पूरा करने की तैयारी है। राजस्थान में मुख्यमंत्री को मिलाकर 30 मंत्री बन सकते हैं। अभी 21 पद भरे हैं। मंत्रिमंडल में 9 जगह खाली हैं। 3 से 4 मंत्रियों को संगठन में जिम्मेदारी देने से 12 से 13 जगह खाली हो जाएंगी। इनमें पहले फेज में 10 नए चेहरों को मौका मिलने की गुजारिश रहेगी। छत्तीसगढ़ से हैदराबाद जा रही बस देर रात हादसे का शिकार हो गई। हैदराबाद से करीब 80 किलोमीटर पहले ही बस में अचानक आग लग गई। इस दौरान यात्रियों का सारा सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि यात्रियों का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हादसे की ज्यादा जानकारी अभी नहीं मिल सकी है। बताया जा रहा है कि बस कृष्णा ट्रेवल्स की थी। जानकारी के मुताबिक जगदलपुर से हैदराबाद जाने वाली कृष्णा ट्रेवल्स की बस रविवार रात करीब दंतवाड़ा के गदीम बस स्टैंड पहुंची थी। यहां से रात करीब 8:30 बजे बस रवाना
हुई थी। उस समय 12 से ज्यादा यात्री उसमें बैठे थे। बस हैदराबाद पहुंच पाती उससे करीब 20 किलोमीटर पहले ही उसमें आग लग गई। हादसे के बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के चलते हादसे की आशंका जताई जा रही है। कोरोना के चलते राजस्थान के पिछले साल पूरी तरह बंद रही आतिशबाजी को इस बार 2 घंटे की छूट मिल गई है। राज्य सरकार ने इस निर्णय के बाद पटाखा बनाने से जुड़े हजारों मजदूरों के चेहरे पर मुस्कान नजर आई है। करीब 500 करोड़ रुपए के साथ व्यवसाय में एक बार फिर अच्छे मुनाफे की उम्मीद जगी है। पटाखा व्यापारियों की माने तो पिछले साल के बचे हुए स्टॉक के नुकसान की भरपाई करते हुए इस साल कीमतों में करीब 20% की बढ़ोतरी होना तय है। पिछले साल राज्य में पटाखा जोड़ने और बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंध था। इस बार 2 घंटे की छूट देकर सरकार ने पटाखों की बिक्री का रास्ता खोल दिया है। वर्ष 2019 तक राज्य में पटाखों का 400 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था, जो इस बार 500 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। वैसे तो राज्य सरकार ने सिर्फ 2 बजे तक पटाखे छोड़ने की अनुमति दी है, लेकिन व्यापारियों को विश्वास है कि दिवाली के 2 दिन जमकर आतिशबाजी होगी।